हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। गुड गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज हम मिशन एलडीसी 2024 के लिए अपना लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हमारे 17 लेक्चर लाइव हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18वां है। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए पहला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय को निर्धारित करता है। मानक समय को निर्धारित करता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। दोस्तों आपको नैनी भी मिल सकता है। तो इलाहाबाद के जो मिर्जापुर किसके समीप है? नैनी के समीप है। किसके? नैनी के समीप है, से गुजरता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों भारत का, जल्दी से लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना ज्यादा है? ग्रीनविच टाइम से कितना ज्यादा है या कितना आगे? पहला क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है। दूसरा आपको बताना है विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है। विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? विश्व को कितने समय जोन यानी टाइम जोन में बांटा गया है? ये दूसरा आपको कमेंट करना है। और तीसरा बताना है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ है? सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? कहाँ है? चलिए जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? चलिए बिल्कुल सभी का सही आंसर है 5.5 घंटे। 5 सही 1/2 घंटे बिल्कुल। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? चलिए हिमांश मेहता जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ है? रूस में। कितने? 11। बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया दोस्तों? तो विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया। याद रखिएगा, विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। रशिया में कितना है? 11। अमेरिका में कितना है? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 3। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आकार है? दोस्तों अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख। सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख। और सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। अब अगर हम दोस्तों अपने ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो ऑप्शन में तो हमारे लद्दाख है नहीं, तो लद्दाख के बाद दोस्तों दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी भी याद रखना आपको, कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है, इसकी लक्षद्वीप की। क्लियर है। चलिए, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार, फिर दोस्तों अगर तीसरी बात करें तो है दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। तो दोस्तों आपको ऑप्शन को भी विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे ऑप्शन में तो लद्दाख नहीं है, कौन सा है, अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों, चंडीगढ़ शहर को किसने बसाया था, जल्दी से बताइए। तो चंडीगढ़ शहर को ली कार्बूजियर ने। किसने बसाया था, ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को बसाया था। यह भारत का सबसे व्यवस्थित शहर है, कौन सा, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट। अगर दोस्तों हम बात करें राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल। कौन सा होता है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इसे क्या बोलते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। राज्य का इसे क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। अब लोग बताइए दोस्तों, एडवोकेट जनरल का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। चलिए तो दोस्तों, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। यहां देखिए दोस्तों, अनुच्छेद क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 163 किसको निरूपित करता है, राज्य का महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। क्या बताता है, एडवोकेट जनरल किसके लिए, 100 अनुच्छेद 163 में क्या होगा, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। चलिए, सुबोध कुमार जी का बिल्कुल सही आंसर है आर्टिकल नंबर 163। अगर दोस्तों हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, ध्यान से देखिए हमारा आंसर इसका क्या है भी, हमें राज्य की बात कर रहा है। अगर हम केंद्र की बात करें, अटॉर्नी जनरल, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। इसका दोस्तों वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में किया गया। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, आर्टिकल नंबर 76 में। दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों ये जो अटॉर्नी जनरल है, यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका
वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, इसको स्टार लगा के रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछा जाएगा कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। इसका पद भारत के न्यायाधीश के समान ही होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? हमसे पूछा है राज्य का तो एडवोकेट जनरल, अगर केंद्र की बात करेगा तो अटॉर्नी जनरल, केंद्र की बात करेगा तो अटॉर्नी जनरल। बताइए वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जल्दी से बताइए, वेंकट रमणी। कौन है? वेंकट रमणी। कौन है? वेंकट रमणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है वेंकट रमणी। चलिए तुषार मेहता जी इसके पहले थे, के वेणुगोपाल के पहले। चलिए, संविधान का कौन सा लेख घोषित करता है कि मंत्रिपरिषद राज्य का विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? चलिए दोस्तों, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि 163 में किसके बारे में बताया गया है? एडवोकेट जनरल के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल की सलाह के लिए दोस्तों, जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को क्या करेगा? सहायता करेगा। और उसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। आर्टिकल किसमें कहा गया? 164 में। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो आर्टिकल नंबर 164 क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों देखिए, ये ग्राम पानी नहीं है दोस्तों, यहां पर इसको देखिएगा, ये है गर्म पानी अभयारण्य। कौन सा है? गर्म पानी अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य। अब देखो इंग्लिश में सही लिखा है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों, ये गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों अगर हम बात करें गर्म पानी अभयारण्य, ये कहां पर है? ये असम राज्य के गर्म पानी अभयारण्य असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले में है। कार्बी आंगलोंग जिले में है। कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा गर्म पानी अभयारण्य है, इसे गर्म पानी अभयारण्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में यहां पर देखिए दोस्तों, गर्म झरने व वाटरफॉल जल प्रपात के कारण, गर्म झरने व जलप्रपात के कारण इसे क्या कहा जाता है? गर्म पानी सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म पानी अभयारण्य कहा जाता है। तो ये कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम पे है। अगर हम बात करें दोस्तों गुजरात में, तो गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान। आप जल्दी से बताइए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? गिरी नेशनल पार्क, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए फेमस है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, या पूछेगा एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। चलिए असम में दोस्तों और बात करें तो असम में ये भी याद रखना है, काजीरंगा।
काजीरंगा। तो दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गंडा के लिए, एक सींग वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट, काजीरंगा गैंडे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्ड? निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? जल्दी से बताइए, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी याद में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की अगर हम शुरुआत करें तो 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। दोस्तों ये दोस्तों कौन देता है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम में दिया जाता है। कब से? 1901 से दिया जाता है। दोस्तों अभी देखिए इसे किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, पीस के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये कौन देता है? स्वीडन। कौन देता है? स्वीडन, नॉर्वे। स्वीडन, नॉर्वे से दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो शांति का पुरस्कार है कौन देता है? स्वीडन, नॉर्वे। और बाकी कहां दिए जाते हैं? बाकी सब कौन देता है? स्टॉकहोम। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार है, ये अल्फ्रेड नोबेल, किसके? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दोस्तों 1900, जल्दी से बताइए कब से दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1968 से। कब से? 1968 से दिया जा रहा है। सबसे पहले भारतीय थे 1913 में। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? इनकी कृति उपन्यास था क्या? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया था? बिल्कुल सही बात है, अमर्त्य सेन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा आमटे को निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुष्ठ रोगी जो हमारा लेप्रोसी पेशेंट है दोस्तों, उनके लिए ये कार्य करते हैं। कौन? बाबा आमटे। बाबा आमटे। चलिए दोस्तों यहां पर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? जल्दी से आप लोग बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका मेधा पाटकर का। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेधा पाटकर का। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेधा पाटकर। चलिए मेधा पाटकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों बात करें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कब कब बने? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए ओ होम ने की। किसने की? ए ओ होम ने की। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। अब दोस्तों 1886 में, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, इसमें कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फिर दोस्तों इन्होंने 1893 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और फिर लास्ट में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। किसका? पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। ये भी याद रखना है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए, तो 1886 में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब आया है कि कितनी बार, अब पूछ सकता है कब कब बने, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से आप बता दीजिए कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको मजदूरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं हैं। तो काम पर क्या जरूरी है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो एक दूसरे का क्या जरूरी है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो काम के लिए क्या जरूरी है? तो एक दूसरे का कोऑपरेशन जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, तो सबका क्या जरूरी है? सहयोग जरूरी है। क्या जरूरी है? सहयोग जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, प्रक्रिया की निष्पक्षता को वर्गीकृत किया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव जस्टिस, प्रुडिशियल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सर्वेंस जस्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रिया की निष्पक्षता को वर्गीकृत किया गया है, प्रक्रियात्मक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने हमारे 17 लेक्चर अगर आपने देख लिया है, नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देखिए, तो आपको हर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी, उपाधि दी थी। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली की
महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगर हम बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर। कहां पर है? गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखिए विनोबा भावे, विनोबा भावे पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, वो कौन थे? विनोबा भावे। पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला वो कौन था? कौन थे? विनोबा भावे। इसे दोस्तों एशिया का, ध्यान से देखिएगा, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। किसको? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का संबंध किससे है? भारत जोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध किसका है? महात्मा गांधी का। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें क्या मिला? जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किसके धनदाता हैं? राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ, तो आपको दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने बताया है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का अंत कब किया था? जल्दी से बताइए। सती प्रथा का अंत कब किया? सती प्रथा का अंत कब किया? सती प्रथा का अंत कब किया? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों ये बताइए इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने कब की थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। कब? 1875 में। इनका नारा था दोस्तों बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और दूसरा नारा क्या था दोस्तों? भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। एक इसका नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी? जल्दी से बताइए। 1897 में की थी। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो चलिए, तो सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में क्या किया था? विश्व हिंदू सभा को क्या किया था? संबोधित किया था भाइयों और बहनों कहकर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो दोस्तों दार्जिलिंग कहां पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। माउंट आबू राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। कोडाईकुलम तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों,
शिमला कहां पर है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। शिमला कहां है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों आप लोग बताइए, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहां है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहां है? ये भी कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां कहां हैं? तो ये राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियां कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां कहां हैं? राजस्थान में है। राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट। चूना पत्थर किस उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो किसमें? सीमेंट में। क्योंकि सीमेंट में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होता है? चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है 62%। फिर दोस्तों सिलिका होता है 20 से 25%। फिर एल्यूमिना होता है दोस्तों 10 से 12%। अब दोस्तों अगर हम सीमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना का पत्थर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड को, जल्दी से बोलियो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कली चूना। क्या बोलते हैं? कली चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पेडिन ने। जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। कब दोस्तों? 1824 में। तो सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। जोसेफ एस्पेडिन ने किया था कब? 1824 में। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों जो हमारा सोरा होता है KNO3, जिसे हम नाइटर भी बोलते हैं, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? उर्वरक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उर्वरक के लिए किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सोरा। इसे नाइटर भी बोलते हैं और नाइटर भी बोलते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में नियुक्त होते हैं? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश हैं वह 65 वर्ष, ध्यान से रखिएगा, 65 वर्ष या कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर दोस्तों या तो उनकी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई हो या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तभी ये सेवानिवृत्त होते हैं। दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले होगा उसी के हिसाब से रिटायर होंगे। अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इनके लिए क्या क्राइटेरिया है? इनके लिए ये या तो 62 वर्ष या कार्यकाल पूर्ण होने तक, 62 वर्ष या कार्यकाल पूर्ण होने तक। तो 62 वर्ष हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन कर दीजिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। अभिषेक कुमार का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 12। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग खुद ही बताइए। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है और लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को नामित करता है। अब बोल रहा है दोनों सदन, दोनों सदन क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारा लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अब देखिए दोस्तों 12 + 2 कितना हो गया? जल्दी से बताइए। 14। कितना हो गया? 14। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों लोकसभा में बोला होता तो 2, राज्यसभा में बोला होता 12, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 14। तो 12 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चलिए बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हमें पता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से। तो दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक
में क्या है, स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। किसने, भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। दोस्तों इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है कब, 7 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा, तो दोस्तों ये किसके द्वारा, यूएनडीपी, यूनाइटेड, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ए बीमा आवेदन पत्र भरते समय अपनी उम्र 25 वर्ष बताता है, यह विश्वास करते हुए कि उसकी वास्तविक आयु 27 वर्ष थी। जीवन बीमा निगम ने उसके पक्ष में एक पॉलिसी जारी की थी जो उससे कम प्रीमियम चार्ज कर रही थी। यदि वास्तविक उम्र के मामले में ज्यादा होता है तो यह मामला है, जल्दी बताइए यह मामला किसका है। उसने 25 बताता है लेकिन उसकी उम्र कितनी थी, 27। तो इसने क्या किया, इसने दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन किया। क्या किया, गलत बयानी किया। क्या किया, जल्दी से बताइए, इन्होंने गलत बयानी किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। इस 25 एज थी और बता कितना रहा है, 27। नेक्स्ट, एक चेक हमेशा दे है। तो दोस्तों चेक दोस्तों किस पर दे है, दोस्तों आप जब आपको डिमांड है तो चेक जैसे ही आप देते हैं दोस्तों ऑन डिमांड, तो जब आपकी डिमांड है तब आप चेक क्या है, पे कर सकते हैं ऑन डिमांड पर। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि जो चेक की वैलिडिटी होती है, चेक की वैधता होती है, वो कितने समय तक होती है। आपको आज मान लीजिए आपका चेक पर सिग्नेचर हुआ इस डेट पर, तो चेक की वैधता कितने समय के लिए होती है, चेक की वैधता कितने समय के लिए होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। प्रकाश जी बोल रहे हैं बिल्कुल, तो जिस दिन डेट है उसके 3 माह तक, कितने माह तक, 3 माह तक। चलिए नेक्स्ट, प्रस्ताव के अनुसार भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो जल्दी से बताइए किस प्रस्ताव के तहत या किस मिशन के तहत, किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया। तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। किसके, कैबिनेट मिशन। दोस्तों एक कैबिनेट मिशन योजना कब आया, जल्दी से बताइए। तो आया 1946 में। कब आया, 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। तो इसका संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। माउंट बेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 के लिए एक योजना तैयार की गई जिससे भारत को पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। चलिए दोस्तों नेहरू योजना कब आया, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव। कब, इन्होंने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। इसने क्या दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया है। तो दोस्तों 24वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया है। कहां पर किया गया है, चेन्नई में। किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पर, चेन्नई पर। अगर दोस्तों हम हैदराबाद की बात करें
तो ध्यान से बताइए, हैदराबाद व सिकंदराबाद, हैदराबाद व सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। दोस्तों हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। आप लोग जल्दी से बताइए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हैदराबाद में ही गोलकुंडा स्थित है। क्या स्थित है? गोलकुंडा। कहां पर है? हैदराबाद में। अगर हम दोस्तों बात करो बेंगलोर को, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को। तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसने करवाया था कुली कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने, कुली कुतुबुद्दीन ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। चलिए नेक्स्ट। नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से जुड़े हैं दोस्तों? इसका आंसर हमने बता दिया, किससे? भाला फेंक से। भाला फेंक से। अब देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। दोस्तों हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां कौन सा है? आगा खा, आगा खा, जल्दी से बताइए। आगा खा है, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी, आगा खा, रंगास्वामी कप, नेहरू कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। इन सभी का संबंध किससे है? हॉकी के से है। अगर दोस्तों बात करें किसकी? क्रिकेट की। किसकी बात करें? क्रिकेट ने। तो भारत ने 2007 में और 2011 और 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार? 3 बार। भारत अभी तक 3 बार विश्व कप जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलती है। अगर दोस्तों बात करें नासिक से, बात करें किसकी? नासिक से, तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है कहां से? नासिक से। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। दोस्तों इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर दोस्तों बात करें महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से निकलती है। दोस्तों कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट। गोबी मरुस्थल कहां है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट है जो यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल, ये दोस्तों सबसे शुष्क मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया व चीन के बॉर्डर पर है। मंगोलिया व चीन के सीमा पर है। मंगोलिया और चीन के सीमा पर है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। अगर दोस्तों बात करें चीन में और कौन सा है, तो तकलामाकन। तकलामाकन कहां है दोस्तों? चीन पर है। तकलामाकन कहां है? चीन पर। अगर दोस्तों बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। तो सहारा कहां है दोस्तों? अफ्रीका में है। सहारा कहां है? अफ्रीका में। सहारा कहां है? अफ्रीका में है। अब देखिए दोस्तों चिली में कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहां है? ये उत्तरी चिली में है। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? उत्तरी चिली में है। उत्तरी चिली में है।
उत्तरी चिली में है। चलिए दोस्तों, भारत में कौन सा है दोस्तों? थार का रेगिस्तान है। भारत में थार का रेगिस्तान है। चलिए, तो चिली में कौन सा है? आटाकामा। अफ्रीका में कौन सा है? सहारा। अफ्रीका में कौन सा है? जल्दी बताइए। अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल। चीन में तकलामाकन और गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध की कच्छी गति सबसे तेज है। तो दोस्तों, सूर्य जो है, बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। तो दोस्तों, बुध की कच्छी सबसे तेज है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में। और शुक्र जो है ये 225 दिन में। तो बिल्कुल सही आंसर है। शनि सूर्य से पांचवा ग्रह है, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि पांचवा नहीं दोस्तों, कौन सा है? जल्दी से बताइए। छठा है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओनली ए। ओनली ए हो जाएगा, ओनली ए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें शनि का, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी का संबंध किससे है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण का योग क्या है? दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 32 है, इसके तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? लोगों को अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए। ये क्या कहता है दोस्तों? अगर किसी भी व्यक्ति को किसी कारणवश गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कराना जरूरी है, चाहे उसे किसी कारणवश गिरफ्तार किया है। ये कौन कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी किए जाते हैं? तो याद रखिए 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, इसका क्वेश्चन होना चाहिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? इनके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइए, नीति आयोग का गठन कब किया गया और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, और यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसे भाग 4A में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में रखा गया। कहां रखा गया? 51A में। अगर भाग 3 की बात करेंगे दोस्तों तो जल्दी से बताइए, भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। किससे है? मौलिक अधिकार से। भाग 4 का संबंध डीपीएसपी से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। किसमें है? भाग 4 में। भाग 2 की बात करें में तो ये नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। 5 से 11 क्या है? नागरिकता। ये सब दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। आपको डेली क्लास अटेंड करना है 7:30 बजे। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपने लक्ष्य में कामयाब होइए। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।